हेलो एस्पिरेंट एंड ग्लैड टू सी यू ऑन भारती फौज यूट्यूब चैनल। अगर आप एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं और जानना चाहते हैं कि क्या क्या होता है एयरफोर्स में रिटन एग्जाम से लेकर सिलेक्शन तक, तो हम एक सीरीज में वीडियोस लेके आ रहे हैं जिसमें रिटन के बारे में हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में आप फेज 2 यानी कि एग्जाम क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की पूरी जानकारी पाएंगे। इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो मेडिकल एग्जामिनेशन पर होगा, जिसके बाद हर एक स्टेप की इन्फॉर्मेशन आप तक होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द रिजल्ट डे। तो क्या होता है कि आफ्टर क्लियरिंग रिटन एग्जामिनेशन फेज 1 यू विल गेट एन अनदर एडमिट कार्ड फॉर फेज 2। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड होता है वो तो एक एडमिट कार्ड होता ही है। जैसे आप एग्जाम को पास करते हो, आप एक दूसरा एडमिट कार्ड भी पाते हो, जो कि आप अग्निवीर वायु की एक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये मेरा एडमिट कार्ड है जो कि मेरे रिटन फेज 2 के लिए था। तो सेम ऐसा ही आपका एडमिट कार्ड होगा आपके लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर जाने से पहले कि क्या होता है फेज 2, लेकिन एक सटीक इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन मुझे किसी वीडियो में नहीं मिल पाई थी। हालांकि सबने अपना बेस्ट दिया था, पर एक स्टेप बाय स्टेप की इन्फॉर्मेशन नहीं है यूट्यूब पर। मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसे हमारा एडमिट कार्ड आता है, हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं कि जो हमें फेज 2 में परफॉर्म करनी रहती हैं। पहला रनिंग, दूसरा पुशअप, तीसरा स्टप एंड चौथा स्क्वाड, जो फिजिकली होता है, जो फिजिकली हमें प्रिपेयर करना होता है। और उसमें हमारे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 भी होता है, जिसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी कहते हैं, और ग्रुप डिस्कशन भी होता है। इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग, रिजल्ट आने के बाद आप प्रिपेयर करते हो रनिंग के लिए, पुशअप के लिए, स्क्वाड्स के लिए, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट ऑन द रिपोर्टिंग डेट विद एग्जैक्ट टाइम। जो भी आपके एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा, आपको उसी टाइम पे रिपोर्ट करना होता है ऑन योर एएससी। एएससी का मतलब एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एएससी। मेरा एएससी 7 एएससी बेंगलुरु था, बेंगलुरु जो 7 एएससी है, 7 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। फिर क्या होता है कि कैंडिडेट मस्ट फॉर्म अ क्यू अकॉर्डिंग टू देयर चेस्ट नंबर। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपका फेज 2 होगा तो आप एक सेम इसी तरह की चीजें वहां पाओगे। पहले क्या होता है कि सभी कैंडिडेट को एक फॉर्म, क्यू के फॉर्म में एक लाइन में खड़े होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर चेस्ट नंबर। आफ्टर गेटिंग एंट्री, एवरी स्टूडेंट हैज टू पास थ्रू अ बायोमेट्रिक। वहां आपका बायोमेट्रिक होता है। फिर वहां पे आपकी अटेंडेंस लगती है कि आप यहाँ प्रेजेंट हो चुके हो। जैसे आप अंदर जाते हो, पहले तो आपको चेस्ट नंबर मिलते हैं। सबसे पहला काम यह होता है अंदर जाने के बाद चेस्ट नंबर मिलना। चेस्ट नंबर के बाद आप आगे जाते हो, आपका बायोमेट्रिक होता है। फिर क्या होता है, बायोमेट्रिक कराने के बाद जैसे ही आप आगे जाते हो, तो आपको एक नेक्स्ट रूम मिलता है। उस रूम में बैठ करके आपको कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं, और वो फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उस फॉर्म के बाद ग्रुप बनाए जाते हैं रनिंग के लिए। आपको एक रूम दिख रहा होगा, ऐसे रूम में हमें बिठाया जाता है जहाँ पे हम वेट करते हैं आगे की प्रोसेस का। यहाँ पे कुछ फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं, उसके बाद हम रनिंग के लिए जाते हैं। रनिंग के लिए हमारे सेंटर पर क्या था कि 60-60 के बैचेस बन रहे थे। पर मेरे बैच में क्या हुआ था कि मेरे सेकंड बैच में कुछ बच्चे कम थे, स्टूडेंट्स कम थे। एक मिक्स बैच कर दिया गया था। यानी कि ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि एक जो बैच बनना उससे ज्यादा का बैच भी हो सकता है। हम लोग का बैच अप्रॉक्स 100 का हो गया था। रनिंग के लिए मैंडेटरी होता है 1600 मीटर रेस इन 6 मिनट 30 सेकेंड। ये ग्राउंड पर निर्भर करता है। जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स हैं, सबका पहले से पता रहता कहाँ पर क्या है। जैसे कि जो मेरा सेंटर था, वहां पर पहले ग्राउंड पर रनिंग होती थी। बेंगलुरु में ग्राउंड पर रनिंग कराई जाती थी। बट जिस दिन मेरा था उस दिन बहुत ही बारिश हुई, और बारिश की वजह से रनिंग रोड पे कराई गई। हम लोगों ने रेस जो की थी वो रोड पे की थी। बारिश हो गई थी, हम लोग भीग चुके थे। ये चीजें होती है। आपको 6 मिनट 30 सेकंड में रेस कंप्लीट करनी होती है। जो बच्चा वहां पे क्या था कि 200 400 800 मीटर का जाने का था, फिर 800 मीटर वापस आने का था। रोड पर ही रनिंग कराई गई। जो बच्चे 6 मिनट 30 सेकंड में रनिंग को कंप्लीट कर रहे थे, उन्हें एंटर कर ले रहे थे। 6 मिनट 30 सेकंड के बाद वालों को बाहर कर दे रहे थे। टाइम पूरा मिल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि टाइम नहीं देते। चलिए फिर समझते हैं। रनिंग करने के बाद हम फिर एएससी पर आते हैं। एएससी के अंदर जाते ही हमारे कुछ देर हमको वेट करने को मिलता है, उसमें फिर हम फॉर्म फिलअप करते हैं। फिर हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड फिर से जांचे जाते हैं। जैसे कि आफ्टर क्लियरिंग द रनिंग हैव टू फिल सम फॉर्म्स। उसके बाद क्या होता है, देन पुशअप, स्क्वाट्स एंड सिटअप। अब आपको पुशअप, स्क्वाट एंड सिटअप कैसे लगाने हैं, ये बहुत ही मैंडेटरी है। पुशअप में क्या होता है कि 10 पुशअप लगवाए जाते हैं, बट आपको प्रिपरेशन यहीं से करके जाना है कि आप प्रॉपर होल्डिंग से पुशअप लगाओ। प्रॉपर होल्ड करके आपकी जो कोहनियां होती हैं, ये एकदम ही स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए कंधे से, एकदम ही बाहर, और एकदम ही अंदर नहीं होनी चाहिए, एक मॉडरेट लेवल पे होनी चाहिए।
10 पुशअप लगवाई जाती हैं। होल्डिंग आप मिनिमम प्रिपेयर करके जाओ 2 से 3 सेकंड का, वहां पर 3 से 4 सेकंड का होल्ड जरूर कराते हैं, सो 3 सेकंड का तो करके ही जाओ। नेक्स्ट क्या होता है, पुशअप के बाद आपके स्क्वाट्स कराए जाते हैं। स्क्वाट्स में ये एएससी टू एएससी डिफर करता है, उनका नजरिया क्या होता है चीजों को देखने का। कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को पूरा बैठा देते हैं फिर उठाते हैं, कभी कभी सिर्फ जितना आप पिक्चर में देख पा रहे हो उतना बैठा करके उठाते हैं। पर हाँ, इसमें भी आप होल्डिंग की अच्छी खासी प्रिपरेशन करके जाओ, 20 स्क्वाट्स लगवाते हैं। उसके बाद हमारा सिटअप होता है। सिटअप में 10 सिटअप लगवाए जाते हैं। इसमें सबसे मैंडेटरी होता है आपके लेग के पोस्चर। आपको जहां पर ये हाथ है इस पिक्चर में, आपके सिर्फ बस कान को टच करना होता है और उठना होता है। फिर उठने के बाद जो आपके हाथ हैं सीधे जाते हैं आपके अंगूठे के पास, टो को टच करते हैं और फिर आप वापस जाते हो ले की पोजीशन में, लेटने की पोजीशन में। बट इन दोनों ही ये सब करते समय आपके जो पैर के घुटने होते हैं उठने नहीं चाहिए और आप अच्छे से चीजों को कर पाओ। फिर जो भी इसमें पास होता है वो फिर रूम में आता है, फिर फॉर्म फिल करता है। जो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सीईओ साहब लोग उसको फिर से एक बार चेक करते हैं, रिचेक करते हैं, उनमें से 1-2 लोग पास हो जाते हैं, बचे हुए लोग को बाहर कर दिया जाता है। फिर हम लोग यहाँ बैठ करके फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई। फिर जितने बच्चे बचे सारे एक साथ आ जाते हैं। जितने बच्चे बाहर होने थे फिजिकल से बाहर हो गए, यानी कि रनिंग प्लस सिटअप, स्क्वाट और पुशअप से। अब होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आप इसे कह सकते हो, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी कह सकते हो, कुछ लोग कहते हैं। इस टेस्ट में एक पेपर होता है जिसमें कि 45 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट में सारा करना होता है। कुछ रीजनिंग से होते हैं, कुछ इंग्लिश से होते हैं, कुछ सिचुएशन रिएक्शन होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सिचुएशन रिएक्शन से ही होते हैं। सो इन 81 इसे 81 कहते हैं, और जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसे 82 कहा जाता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। So in 81, there will be 45 questions which is mandatory to solve in 30 minutes. In this 45 questions, panacea for it is that every candidate must answer all the question. It is mandatory. If you leave any question without mark in OMR or never or overwrite it anywhere on the OMR, you will be disqualified for the next process. इसका मतलब ये होता है हमें 45 क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व करने, और 45 क्वेश्चन को यानी कि इस प्रोसेस को पास करने का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, वो ये है कि आप 45 के 45 क्वेश्चन को करते ही जाओ। जैसे क्वेश्चन है उसको टिक करो, उसको बाद के लिए मत छोड़ो। आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कोई सा भी टिक कर दो, बट क्या है कि उसको छोड़ो मत। और दूसरा, कहीं बार ओएमआर पर या क्वेश्चन पेपर पर ओवरराइट मत करो कि मुझे ए लगाना है, मैं इस पे टिक कर देता हूँ, वापस आके यहाँ लगा दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एग्जाम ओएमआर सीट सबमिट करते हैं तो पहले मैनुअली चेक होती है, फिर मशीन से चेक होती है। मैनुअली इसलिए अगर किसी ने भी कहीं भी ओवरराइट कर रखा है तो तुरंत ही उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, मशीन तो कर ही देगी नेक्स्ट प्रोसेस में। उसके बाद क्या है, रिमेंबर इन 81 देयर विल बी 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन एंड 5 to 6 फ्रॉम इंग्लिश। लेवल विल बी वेरी इजी एज इट कंपेयर टू रिटन टेस्ट। लेवल बहुत ही आसान रहता है, आपको कोई अलग से कोई बुक खरीदने की, कोई मॉक टेस्ट लगाने की, कहीं जा करके ऑनलाइन अब टेस्ट लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना तैयारी के भी जा सकते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बस दिमाग में ये याद रखना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कहीं भी और राइट नहीं करना है। ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है। और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में हमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम देख करके नर्वस भी हो सकते हैं या एंगर भी हो सकते हैं। सो हमें एंगर नहीं होना है, ना नर्वस होना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो हमारे दिमाग में आ रहा है हमें नेचुरली उसको टिक करना है। हाँ, बहुत ही गलत नहीं, एकदम निगेटिव नहीं जाना है, ठीक है। सो हमें उस क्वेश्चन को भी काम एंड रिलैक्स होकर सॉल्व करना है आसानी से। जैसे कि मैं अगर आपको सिचुएशन की बात बताऊं तो आप सिचुएशन को लेकर के एकदम निगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। और कई चीजें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की हैं जो आप आसानी से वहां कर पाओगे। नेक्स्ट चीजों को समझते हैं। 81 में क्या होता है, 81 जो हमारा होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, उसके बाद ओएमआर, जाहिर सी बात है ओएमआर को चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो उन टाइम में हम फॉर्म फिल करते हैं, प्लस उसी टाइम में हमको लंच ब्रेक दिया जाता है। बिफोर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ 81 देयर विल बी अ लंच ब्रेक। इन दैट मीन टाइम ऑफिसर्स विल चेक योर ओएमआर फर्स्ट मैनुअली एंड देन बाय मशीन। लंच करने के बाद जैसे हम फिर से रूम में जाते हैं, सो क्या होता है वहां पर हम फॉर्म फिलअप करते हैं। इतने सारे फॉर्म रहते हैं, आपको पूरा दिन फॉर्म, जितना भी टाइम मिलेगा आपको सिर्फ फॉर्म ही फिल करना है। फिर क्या होता है कि जैसे रिजल्ट आता है, दोज डू नॉट पास 81 दे हैव टू गो बैक टू होम बाय टेलिंग हिमसेल्फ एंड हिज फादर्स नेम। जो लोग इस 81 को पास नहीं कर पाते हैं उनका ही चेस्ट नंबर बुलाया जाता है, जो पास होते हैं उनका नहीं बुलाया जाता है। जो पास नहीं हो पाए उनका चेस्ट नंबर बुलाया जाएगा। उन कैंडिडेट को निकल के बाहर जाना होता है क्यू से, जहां हम बैठे होते हैं, और जा करके सीईओ साहब को अपने फादर का नाम और अपना नाम बता करके घर वापस चले जाना होता है विद बैग एंड बैगेज। सो कैंडिडेट हैव टू फिल पीआईक्यू एंड अदर फॉर्म्स। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होने के बाद बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने होते हैं। उसमें से एक पीआईक्यू फॉर्म होता है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपका होता है। सो पीआईक्यू फॉर्म में क्या होता है
कि आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, भाई-बहन, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है। आपने 10th 12th कैसे किया, कहाँ से किया, सारी चीज़ें होती हैं। नाउ दिस इज़ टाइम टू गेट जीडी ग्रुप डिस्कशन। ये फॉर्म फिल करने के बाद पीआईक्यू जो आपका फॉर्म होता है, ये डायरेक्ट सीईओ साहब के हाथ में होता है जीडी के टाइम। सो वो उसमें देख करके आपको आपके बैकग्राउंड को मेजर करते हैं और आपको एक ओवरव्यू बनाते हैं कि हाँ, ऐसे बैकग्राउंड से है सो अच्छा होगा या कैसा होगा। बाकी आपका जो वहाँ पर परफॉर्मेंस रहता है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं ग्रुप डिस्कशन को। ग्रुप डिस्कशन से पहले जितने भी स्टूडेंट वहाँ बैठे होते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में, वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से सबको अलग-अलग ग्रुप में बाँट दिया जाता है। लेट्स सपोज अगर 120 बच्चे हैं, सो 12-12 के 10 ग्रुप भी बना सकते हैं, या कुछ 13 के या कुछ 14 के बना करके जल्दी भी करा सकते हैं। 7 बेंगलुरु में क्या था, वहाँ क्या होता है कि 3 जगह पे ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। एक नीचे जहाँ पर सीईओ साहब की गाड़ी खड़ी थी, एक जस्ट अंदर कमरे के, एक ऊपर ही चल रहा था। सो 3 जगह पर ग्रुप डिस्कशन वहाँ होता है। सो हम लोगों के 13-13 के बैचेस थे, कुछ 14 के बैचेस थे। सो इस तरीके से आपको बिठाया जाता है। सो ऑल द कैंडिडेट गेट डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स, कई ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। 13 to 14 कैंडिडेट इन ईच ग्रुप एज पर द न्यू प्रोसेस ऑफ जीडी। अभी हमारा प्रोसेस चेंज हो गया है इसी साल से, इनटेक 2022 से। यू विल गेट 2 पेपर्स। आपको जो है जीडी में आने के पहले जब पीआई की फॉर्म भरते हो रूम में बैठ करके, वहीं पर 2 पेपर और मिलते हैं। एक पेपर होता है रफ वर्क के लिए, अनदर होता है एक जो फेयर पेपर के लिए होता है, फेयर वर्क के लिए, यानी कि फाइनल राइटिंग के लिए। जब आप नीचे जाते हो और बैठते हो तो वहाँ क्या होता है कि ऑफिसर विल डिक्टेट द टॉपिक ऑफ जीडी एंड यू कैन राइट व्हाट यू वांट टू ऐड ऑन इन योर रफ पेपर शीट। जैसे आप नीचे जाते हो, सो ऑफिसर्स क्या करते हैं, वहाँ पर आपको जो टॉपिक होता है उस दिन का ग्रुप डिस्कशन का, उसके बारे में कुछ डिक्टेट करते हैं, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक पैसेज सा पढ़ते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है उसमें से आप उसे अपने कॉपी में जो रफ पेपर होता है वहाँ आप लिख सकते हो। जो भी आपने पाया लिख लिया, रफ पेपर का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ नहीं होता है। उसके बाद आपको फिर रफ पेपर पे लिखने के बाद वो डिक्टेट करना बंद करते हैं, फिर आपको थोड़ा टाइम मिलता है उस जो फाइनल पेपर होता है यानी कि फेयर पेपर होता है उस पर लिखने के लिए, और इस पर लिखना आपका सही है, मैंडेटरी है। तो वहाँ पर आप अच्छे से लिखो, एक 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 और भी बना के चलो। पहले मुझे टॉपिक लिखना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये भी लिखने हैं, एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, नहीं हो सकता अगर कि मशीनरी कुछ है तो। सो वहाँ पर आपको अपना दिमाग, ये भी नहीं करना है कि पूरा भर दो, मतलब बहुत ही स्टूडेंट्स ऐसे थे जो आगे पीछे दोनों भर दे रहे थे। आप भर भी दोगे तो उसका कोई इशू नहीं है। आपको मेनली फोकस क्या करना है, आपकी जीडी कैसी होती है, वहाँ वहाँ पर आपका जो आप वहाँ परफॉर्म करोगे वो मेन रहता है। पेपर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं पड़ता है। नंबर 3 क्या है, यू विल गेट टाइम टू राइट योर आइडियाज ऑन फाइनल राइटिंग पेपर, जैसा मैंने बताया। नंबर 4, सीईओ विल चेक फाइनल राइटिंग पेपर, ही विल इन्फॉर्म टू गिव इंट्रोडक्शन। देन आपका पेपर सीईओ साहब चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर वो कहते हैं कि अपना आप स्टार्ट करो जीडी। कभी कभी क्या होता है, जब उनके पास बहुत सारा टाइम होता है तो वो कहते हैं फुल इंट्रोडक्शन दो, फिर आप पूरा इंट्रोडक्शन दे सकते हो जो आपने तैयार कर रखा होगा। अगर वो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मांगते हैं तो खुद बता देते हैं कि आपको क्या क्या बोलना है, बाकी आप ज़्यादा एक्स्ट्रा अभिमान ना बोलो, जितना बताएं उतना बोल के जीडी अपना खत्म करो, अपना इंट्रोडक्शन खत्म करो। सो पहले वो इंट्रोडक्शन सबका लेते हैं, इंट्रोडक्शन सबका हो जाता है। सो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि स्टार्ट योर जीडी, दैट इज द कमांड जो कि आपको दी जाएगी, स्टार्ट योर जीडी। अब वहाँ क्या होता है कि जीडी स्टार्ट करने में कुछ बच्चे बहुत ही लाइक कि जैसे होता है कि मैं ही पहला स्टार्ट करूंगा। सो अगर एक ने स्टार्ट किया तो दूसरा वाला क्या करता है कि उसको भी लगता है मैं भी पहले करूंगा। सो फिर मार्केट क्रिएट हो जाती है। सो ट्राई टू आप कुछ अलग करो उस फिर मार्केट में इन्वॉल्व होने के बजाय। हाँ, लेकिन अगर सारे बोलना शुरू कर दिए और अगर सीईओ साहब वॉच कर रहे हैं, सो आप वहाँ शांत कराओ। अगर नहीं शांत होते हैं तो हाँ इन्वॉल्व जरूर हो, क्योंकि आपका ना बोलना अच्छा नहीं है, बिल्कुल चुप रहना नहीं सही है। ठीक है। सो वहाँ ग्रुप डिस्कशन में जो कि आपके पास टॉपिक है रख सकते हो। ज़्यादा फिश मार्केट क्रिएट होने पर खुद ही उस ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप को, फिर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। ग्रुप डिस्कशन हो जाने के बाद हम लोगों को फिर से उसी रूम में वापस भेज दिया जाता है। हम लोग फिर आकर के अपना फॉर्म फिल करते हैं। बहुत सारे फॉर्म रहते हैं, फिर से हमें वही फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं। फॉर्म फिल करते ही करते हम लोग का रिजल्ट भी आ जाता है। सो चलिए बात करते हैं रिजल्ट की। सो रिजल्ट पाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन ऑल्सो, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो चलिए हम आगे की बात करते हैं। रिजल्ट जैसे ही आता है, इट इज़ टाइम फॉर द सेलिब्रेशन। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है उनका नाम, उनके चेस्ट नंबर बुलाए जाते हैं, उनको बाहर बुलाया जाता है। सेम प्रोसेस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के बाद जो हुआ था, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका चेस्ट नंबर बुलाया जाएगा। सो वो लोग जाते हैं, अपना नाम, पिताजी का नाम बोल करके अपना जो बैगेज लाए होते हैं लेके चले जाते हैं। फिर आप लोग जो फाइनल सिलेक्शन वाले बचते हैं, इट इज़ टाइम फॉर द सेलिब्रेशन। फिर नाउ फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट विल गेट मेडिकल लेटर फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन।
कुछ इस तरह का आपको एक मेडिकल लेटर मिलता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपको कैसे आना है, कैसे चीज़ें, वहाँ भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सिर्फ आपको ध्यान लगा के सुनना होता है, आपको एक दूसरे से बातें नहीं करनी होती। वहाँ पर सिर्फ अगर आप ऑफिसर्स की बातें सुनते हो तो इट्स अ वेरी इजी गोइंग प्रोसेस, बट अगर आप उनकी बात एक भी स्किप कर देते हो तो फिर आपको पूछना पड़ेगा। और वहाँ एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट बहुत कम करते हैं, क्योंकि वहाँ हर एक बात सुनना बहुत ज़रूरी होता है ऑफिसर्स की। सो ट्राई टू वहाँ पर आप एक्टिव रहो, चीज़ों को सुनो और खुद करो। ये मेडिकल हमें लेटर एग्जामिनेशन मेडिकल लेटर मिल जाता है। इसमें प्रॉपर डेट होती है, आपका नाम होता है, उस तारीख को जा करके आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कराना होता है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एंड फिर आपके लिए क्लैपिंग होती है, उसके बाद आप घर चले जाते हो। यानी कि आप मेडिकल अगर पास में है तो मेडिकल करा के आते हो। मेरा मेडिकल तो बहुत जल्दी हो गया था, तो मैं करा के आया था एंड फाइनली आई गॉट ग्रीन कार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज हिट द बेल आइकन, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर एज max as you can. Thank you so much.